हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। मैं सपना कुमारी शर्मा आप लोगों के लिए फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर के। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं IVF, IUI या प्रेगनेंसी से रिलेटेड हर एक बात पे चर्चा करती हूँ। आप लोगों के साथ छोटी छोटी जानकारी आप लोगों तक पहुँचाने का मेरा काम है। तो चलिए फिर हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि IVF ट्रीटमेंट के स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक जो कंसीव हो जाता है उसके बीच में होने वाले कौन कौन से प्रोसेस से आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसा कि आप लोगों को बता दिया जाता है कि IVF का ट्रीटमेंट जो होता है वो एक बैचेस में होते हैं, क्योंकि कहीं भी आप जाएं तो एक पेशेंट का IVF ट्रीटमेंट बहुत कम ही होता है। जितने भी IVF सेंटर हैं, आपको अगर डॉक्टर IVF रेकमेंड कर देती है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट 10 या 15 का बैचेस बनाते हैं। एक बैच में कम से कम 10 से 15 पेशेंट्स रहते हैं। उसका रेगुलर किसी का पीरियड 4 को आ रहा है, किसी का 10 को आ रहा है या 25 को आ रहा है। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम लोग उस 15 पेशेंट को एक ही दिन में ड्रोनिस नाम का टैबलेट खिलाना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए 1 तारीख से अगर ड्रोनिस टैबलेट खिला रहे हैं तो सारे पेशेंट को रेकमेंड करते हैं उस 15 पेशेंट में कि आपको ड्रोनिस टैबलेट 1 तारीख से लेना है। ड्रोनिस टैबलेट का काम ये होता है कि वो पीरियड को समान डेट पे लाता है, कि अगर एक बैच में लेकर के जा रहे हैं तो ट्रीटमेंट भी एक बैच की तरह से होगा। स्टार्टिंग सबका बराबर होना चाहिए। तो ड्रोनिस टैबलेट इसलिए खिलाया जाता है क्योंकि पीरियड सबका सेम डेट पे आए। तो ड्रोनिस टैबलेट हम लोग खिलाते हैं किसी भी पेशेंट को। 10 का बैच है या 15 का बैच है, उसमें से अगर टैबलेट खिला रहे हैं तो 1 तारीख को खिलाएं तो कम से कम 28 दिन के बाद उन लोगों का पीरियड आ जाना चाहिए। 28 से 29 तारीख या 30 तारीख के अराउंड में। उसके बाद जब पीरियड आ जाते हैं तो डे सेकेंड से, पीरियड के सेकेंड डे से फॉलिकल स्टडी किया जाता है, जिसमें डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड करते हैं और उसमें ये देखते हैं कि फॉलिकल किस तरीके से बन रहे हैं। फॉलिकल में जो अंडा बनता है, जो एग रिलीज़ हो रहे हैं जो ओवरी में, तो उस ओवरी में जो एग है वो सही है या नहीं, उसका काउंट कितना है, वो कितना हेल्दी बन रहा है, वो छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है, इस चीज़ का जो है उसमें स्टडी किया जाता है। उसके बाद जब अंडे अच्छे तरीके से बन जाते हैं तो फिर एक इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन ये इंजेक्शन हर पेशेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं कि उसका AMH लेवल क्या है, उनके ओवरी में किस तरीके से एग रिलीज़ हो रहे हैं, किस तरीके से एग बन रहे हैं, या फिर उसकी कैपेसिटी कितनी है। पेशेंट को कहीं पॉलीसिस्ट ओवरी तो नहीं है। अगर PCOD का पेशेंट है तो उसको कितने डोजेज़ में इंजेक्शन दिया जाएगा या कौन सा इंजेक्शन दिया जाएगा, ये पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है। लेकिन ये जो 10 से 12 दिन जो लगातार इंजेक्शन पड़ते हैं पेशेंट को, वो इंजेक्शन आपको सेम टाइम में पड़ना होता है। कि अगर आज 10 बजे 10 AM में अगर स्टार्ट किए हैं इंजेक्शन, तो वो 10 दिन से 12 दिन लगातार जो है 10 AM या कुछ 10 मिनट 15 मिनट आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और राइट टाइम पे इंजेक्शन लेना होता है। ये इंजेक्शन आपको मिस करना नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन होते हैं, इन्हें मिस करना नहीं होता है। ये इंजेक्शन आपको 10 दिन तक कंटिन्यू सेम डेट पे आकर के लेना है। अगर कोई महिला जॉब कर रही है, कहीं पे काम करती हैं, तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत होता है। तो वो, या फिर महिला कोई दूर की हो जहाँ पे उनका IVF सेंटर हो, उससे काफ़ी दूर उनका घर हो, अगर वो रोज़ सेंटर पहुँचने में समर्थ नहीं है तो वो इंजेक्शन अपने साथ बांध करके ले जा सकती है। लेकिन इस इंजेक्शन में एक कंडीशन होता है कि ये कम से कम कोल्ड टेम्परेचर में होना चाहिए, मतलब 2 से 8 डिग्री के सेल्सियस में इतना में इंजेक्शन होना चाहिए। इस चीज़ का पेशेंट को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए हम लोग लगभग पेशेंट को यही रेकमेंड करते हैं कि इंजेक्शन आप आकर के सेंटर में ही लें, एक अच्छे नर्स से लें, ताकि थोड़ा सा भी मिस्टेक ना हो। क्योंकि पेशेंट को लगभग पेशेंट खुद से ले लेती है इंजेक्शन, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कैसे लेना है। क्योंकि उसका निडल भी इतना छोटा होता है कि वो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन क्योंकि उसमें पड़ता है, तो निडल भी उसी हिसाब से दिया जाता है। तो नॉर्मली पेशेंट ले लेती है खुद से। लेकिन कोई भी सेंटर में यही रेकमेंड किया जाता है कि आप रेगुलर 10 दिन तक आ कर के सेंटर में ही अगर इंजेक्शन लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा
इस इंजेक्शन को कोल्ड टेम्परेचर में रखा जाता है। इसीलिए अगर कोई पेशेंट इस इंजेक्शन को अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती हैं तो उसे टेम्परेचर का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है। इस इंजेक्शन के पड़ने के बाद जब फिर से अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है, ऐसे बीच बीच में इंजेक्शन के दे रहे हैं हमारे सेंटर में, तो एक दिन इंजेक्शन, फिर एक दिन गैप करके फिर नेक्स्ट डे स्टडी किया जाता है अल्ट्रासाउंड टीवीएस के द्वारा, फिर एक दिन इंजेक्शन, फिर सेकेंड डे टीवीएस के द्वारा ये देखा जाता है कि कितने फॉलिकल्स बन रहे हैं, किस तरह के फॉलिकल्स बन रहे हैं। जब एक अच्छी तरीके से बन जाते हैं फिर ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है। ट्रिगर इंजेक्शन नॉर्मली रात को दिया जाता है, क्योंकि रात में या फिर सुबह के 3 या 4 बजे के अराउंड। ये इसलिए इस टाइम दिया जाता है क्योंकि ट्रिगर पड़ने के 36 घंटे बाद पिकअप, ओवन पिकअप जिसे कहते हैं, वो करना कंपलसरी होता है, ताकि अंडा फूटने से पहले क्या करना होता है कि उस अंडे को बाहर निकाल लेना होता है हमें। इसीलिए ट्रिगर इंजेक्शन 4 बजे या 3 बजे या 2 बजे के अराउंड लगभग रात में ही पड़ता है, ताकि 36 घंटे बाद हम लोग जो एग होते हैं, जो अच्छे एग होते हैं, उसको पिकअप के द्वारा निकाल लिया जाए। उसके बाद जब एग पिकअप हो जाता है, एग पिकअप के समय में सबसे पहले पेशेंट को तो एनेस्थीसिया दिया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा पेनफुल ये होता है, इसीलिए पेशेंट को बेहोश किया जाता है। कुछ ज़्यादा नहीं, ये 15 से 20 मिनट का प्रोसेस ही होता है, इसमें बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लगता है। एक तरफ से जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं वो रेडी होते हैं पिकअप करने के लिए, डॉक्टर्स जो होते हैं वो पिकअप कर रहे होते हैं। इसमें लगभग उस टाइम जब पिकअप हो रहा होता है 6-7 लोगों की ज़रूरत होती है। तो आईवीएफ का एक टीम होता है जिसमें डॉक्टर्स, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, ये सारे लोग रहते हैं। तो जब पिकअप किया जाता है तो पिकअप करने के दौरान तुरंत एम्ब्रियोलॉजिस्ट उसको लैब में ले जा करके देखते हैं कि काउंट कितना है और कैसा है। तो पिकअप की कुछ देर पहले ही जो पेशेंट के हस्बैंड होते हैं उनका सीमेन कलेक्शन लिया जाता है। कई बार क्या होता है कि हस्बैंड अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसे पहले ले करके उनके सीमेन को, उनके स्पर्म को फ्रीज कर दिया जाता है, या फिर उस समय अगर दे तो बहुत अच्छा है, अगर प्रेजेंट है तो उनके स्पर्म को ले करके फ्रीज किया जाता है। उसके बाद जब पेशेंट का पिकअप हो जाता है तो उसमें से पेशेंट के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, किसी के 4, किसी का 5, किसी के 10, किसी का 7, इस तरीके से एग जो है पिकअप होता है। तो उसके बाद क्या करते हैं कि वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट स्पर्म के साथ एग को फर्टिलाइजेशन कराते हैं, जो 5 दिन में फर्टिलाइज हो जाता है। तो अगर 5 दिन के बाद अगर हम लोग पेशेंट के बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं एम्ब्रियोज, तो वो फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहलाते हैं। और अगर उस दिन नहीं कर रहे हैं, उसे फ्रीज़ करके जब 5 दिन के अंदर देख लेते हैं कि एम्ब्रियो तैयार हो चुका है, वो फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो उसे फ्रीज़ करके रख दिया जाता है। ये कब फ्रीज़ किया जाता है और क्यों फ्रीज़ किया जाता है? ऐसे जो फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होते हैं उसके चांसेस बहुत अच्छे होते हैं और ट्विंस होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं इसमें। लेकिन पेशेंट के अकॉर्डिंग कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को पॉलीसिस्ट ओवरी हो, पीसीओडी या फिर पीसीओएस का अगर दिक्कत हो, या फिर किसी भी तरह का उसके यूट्रस में प्रॉब्लम हो, या फिर एएमएच लेवल कम हो, तो उस चीज़ को बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स क्या करती हैं, पहले उन्हें दवाई देती हैं। या फिर किसी तरह की दिक्कत तो हिस्टेरोस्टॉमी करके देखा जाता है, उससे उसको ठीक किया जाता है। फिर पेशेंट के जब कैपेसिटी हो जाती है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की, तो 1 महीने के बाद क्या करते हैं हम लोग, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर देते हैं। 1 महीने या 1.5 महीने के अराउंड में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये जो है थोड़े लॉन्ग टर्म में चल जाते हैं, क्योंकि अगर साथ ही साथ 5 दिन के अंदर कर देते हैं तो फिर वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। लेकिन पेशेंट के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत बार पेशेंट के यूट्रस में किसी तरह का दिक्कत होता है या ट्यूब में कोई तरह का प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक करते करते समय लग जाता है दवाई या किसी प्रोसीजर के द्वारा। तो जब ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, जब पेशेंट का एमएच लेवल नॉर्मल हो जाता है, सब सही होता है, फिर ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसफ़र के दौरान बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट का समय काफ़ी होता है। और ट्रांसफ़र में पेशेंट को एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है, पेशेंट को बेहोश नहीं किया जाता। ये काफ़ी छोटा सा प्रोसेस है। पेशेंट को ब्लैडर फुल करके रखना होता है, आधा ब्लैडर कम से कम फुल होता है। फिर अल्ट्रासाउंड के द्वारा देखा जाता है कि एम्ब्रियो सही तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं।
तो जब डॉक्टर एक तरफ से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो दूसरी डॉक्टर्स क्या करती हैं, वो स्कैन करके देखती है कि वो सही जगह जा रहे हैं या नहीं। जब ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो उसके 14 दिन के बाद, ये जो होता है ट्रांसफ़र से लेकर के 14 या 15 दिन के अंदर पेशेंट काफ़ी ज़्यादा नर्वस रहते हैं, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि यही समय होता है इंतज़ार की घड़ी, जो इतना दिन से जो मेहनत करते आ रहे हैं कि इंजेक्शन लेना, 10 दिन तक कंटिन्यू आना, टोटल बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। इस बीच में आपको काफ़ी बार आना पड़ता है हॉस्पिटल, कुछ ब्लड टेस्ट के लिए, स्कैन के लिए, इंजेक्शन के लिए। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये लास्ट ट्रांसफ़र के बाद इस चीज़ का वेट किया जाता है कि कंसीव हुआ या नहीं हुआ। तो 14 से 15 दिन के बाद हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि कंसीव हुआ या नहीं हुआ, और अगर कंसीव हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी ये बात भी होता है पेशेंट कंसीव नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे के बहुत सारे रीज़न होते हैं, या तो उसके प्रोसेस के दौरान कुछ गलती की हुई होती है, या तो हॉस्पिटल से कुछ मिस्टेक हो जाता है, या पेशेंट से कुछ मिस्टेक हो जाता है, या फिर उनका बॉडी उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, या फिर वो शरीर के अंदर सफ़र नहीं कर पाता है। बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका सेकेंड अटेम्प्ट स्टार्ट करते हैं, सेकेंड चांस लेते हैं। तो लगभग सेकेंड साइकिल में जो है IVF लगभग सक्सेसफुल हो ही जाता है। तो इसी के साथ मैं अपनी IVF टॉपिक को ख़त्म करती हूँ। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। किसी भी तरह का सवाल हो आप वीडियो में कमेंट करें, मैं आपके हर एक छोटे से बड़े सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।